अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। वी आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट करीम मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। क्लब्स का रेलीगेट होना उन्हें किन मुश्किलात में डाल देता है, क्यों रेलीगेशन है क्लब्स के लिए डरावना ख्वाब, देखिए इस पर एक दिलचस्प और तफसीली रिपोर्ट। यूएफए नेशंस लीग में बड़ा मार्का, नेदरलैंड्स और क्रोएशिया सेमीफाइनल में होंगी आमने सामने, देखिए ये मैच आज रात। एम्बापे ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी, सारी अफवाहों को दिया सख्त जवाब। क्या होगा एम्बापे का फ्यूचर, किस क्लब को करेंगे ज्वाइन, जानिए आज के प्रोग्राम में। फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप का मेला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सजने को तैयार, जानिए इस वर्ल्ड कप के बारे में मुकम्मल तफसील आज के प्रोग्राम में। अल नसर में जाने वाले रोनाल्डो की स्यू सेलिब्रेशन के पीछे की क्या कहानी है, आज जान सकेंगे आप गोल्डन बूट में। नेमार के बाद लियोनेल मेसी ने खुद ही अपने बारे में एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। रियल मैड्रिड को 14 साल खेल कर छोड़ने के बाद सऊदी प्रो लीग में जाने वाले करीम बेंजेमा के बारे में जानेंगे दिलचस्प हकीकत आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक दिलचस्प रिपोर्ट के साथ, और ये रिपोर्ट है क्लब्स के रेलीगेट होने से मुतल्लिक। रेलीगेट होने के बाद अफरीदी क्या नुकसान पहुंचता है क्लब्स को और क्यों ये डरावना ख्वाब है, और उसके बाद क्या होता है क्लब्स के साथ दोबारा से, किस तरह से वापसी उनकी मुमकिन होती है, और प्लेयर्स जो उनके साथ होते हैं क्या वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, इसके बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, मगर शिकस्त के साथ अगर रुसवाई किसी टीम का मुकद्दर बन जाए तो इसे अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए खासी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। आपने बहुत मर्तबा रेलीगेशन का लफ्ज सुन रखा होगा। आज हम इस लफ्ज से जुड़े चंद तल्ख हकायक आप तक पहुंचाएंगे। रेलीगेशन का शिकार होने वाली टीमों को अपनी इक्तसादी हालत संभालते हुए अरसा लग जाता है। जैसे जैसे प्रीमियर लीग में इनामी रकूम में इजाफा हो रहा है, मीडिया ज़राए और नशरियाती हुकूक भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी शरह से रेलीगेशन की जिल्लत में भी इजाफा होता जा रहा है। आज हम आपको ये बताएंगे कि रेलीगेशन किसी भी टीम के लिए क्या मायने रखती है और टीमें इस नाकामी का सामना करने से बचने के लिए जान की बाजी तक क्यों लगा देती हैं। प्रीमियर लीग में खेलने वाली 20 टीमों में जो टीमें पॉइंट्स टेबल पर आखिर में रह जाती हैं, इन्हें प्रीमियर लीग से आउट होकर दूसरे दर्जे की लीग में खेलना पड़ता है। वहाँ जीते बगैर वो वापस प्रीमियर लीग में जगह नहीं बना सकती। पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिर में आने का सीधा सा मतलब ये है कि आप प्रीमियर लीग के मयार का फुटबॉल पेश नहीं कर पाए। क्लब्स के लिए सबसे ज्यादा अहम इनका खेल से हासिल होने वाला सरमाया, खिलाड़ियों की तनख्वाहें, खिलाड़ियों के तबादले की अहम पॉलिसी और क्लब के जिम्मे चढ़े कर्जा जात होते हैं। रेलीगेशन किसी भी क्लब के इन तमाम पहलुओं पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। रेलीगेशन या प्रीमियर लीग में गैर मयारी परफॉर्मेंस का मतलब अगले सीजन में इस क्लब का 50% से लेकर 70% तक का रेवेन्यू कम हो जाना है। साल 2019 के सीजन में फुलहैम का रेवेन्यू 58% तक गिर गया था। इसी तरह नॉर्विच और वाटफोर्ड का रेवेन्यू 52% तक काट दिया गया था। रेवेन्यू में कमी करने में सबसे बड़ा मुहर्रिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू का छिन जाना है। एक अंदाजे के मुताबिक इंग्लिश प्रीमियर लीग का किसी भी क्लब के लिए एवरेज ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू 1.25 लाख पाउंड तक होता है। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आने वाले क्लब्स, जिन्हें रेलीगेटेड क्लब्स कहते हैं, इनके लिए प्रीमियर लीग में कुल रेवेन्यू 100 से 110 मिलियन पाउंड होता है। दूसरे दर्जे में आ जाने से ये रेवेन्यू 5 से 6 मिलियन पाउंड तक रह जाता है। 100 मिलियन पाउंड का ये ड्रॉप किसी भी क्लब की इक्तसादी कमर तोड़ने के लिए काफी होता है। ऐसा नहीं कि इन क्लब्स को इस मुआशी मुश्किल में तनहा छोड़ दिया जाता है, इन्हें इनके गुज़िश्ता सीजन की कारकर्दगी की बुनियाद पर पैराशूट पेमेंट्स मौसूल होती हैं। पहले साल इन्हें गुज़िश्ता सीजन की ब्रॉडकास्ट के जरिए हासिल होने वाले मुनाफे का 55% दिया जाता है। दूसरे साल में ये 45% पर आ जाता है और तीसरे साल में ये सिर्फ 20% रह जाता है। ज़राए के मुताबिक रेलीगेशन से वापस प्रीमियर लीग में आने का औसत वक्त 4 साल तक जाना गया है, मगर ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है जब क्लब्स रेलीगेशन के 1 साल बाद ही वापसी को मुमकिन बना पाए हैं। ऐसे क्लब्स भी हैं जिन्हें वापस प्रीमियर लीग में शामिल होने में 10 साल से जायद का भी अरसा लगा। ऐसे क्लब जो तरक्की हासिल करने के बाद पहले सीजन में ही अपनी पोजीशन बेहतर न बना सके और रेलीगेट हो गए, इन्हें सिर्फ 2 साल के अरसे तक पैराशूट पेमेंट्स मौसूल होती हैं। काफी मर्तबा ऐसा भी देखने में आया है कि ये पैराशूट पेमेंट्स मौसूल करने वाले रेलीगेटेड क्लब्स दूसरे दर्जे के क्लब्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए हैं। इसके बावजूद रेवेन्यू में इतना बड़ा डेंट पड़ जाना क्लब को सरमायाकारी की पूरी तरतीब को बदलने पर मजबूर कर देता है। स्पॉन्सर्स के लिए वो क्लब दिलकश नहीं रहता। उनके मैचेस देखने में आवाम दिलचस्पी लेना छोड़ देती है। उनके मैचेस की टीवी पर नशरियात मुमकिन नहीं रहती। क्लब के लिए खिलाड़ियों की तनख्वाहें बरकरार रखना दुश्वार हो जाता है।
इसीलिए खिलाड़ियों के तबादले की पॉलिसी में भी तब्दीली करना पड़ती है। ज्यादातर क्लब्स खिलाड़ियों को ज्यादा तनख्वाहों की पेशकश करते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक क्लब के साथ खेलते रहें और प्रीमियर लीग में इनका मकाम बना रहे। रेलीगेशन के बाद सरमाया तो कम हो जाता है, इसीलिए खिलाड़ियों को रोकना भी मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश क्लब एवर्टन के तनख्वाहों के अखराजात इनके कुल रेवेन्यू का 95% था। अगर वो रेलीगेट हो जाते तो इनके रेवेन्यू में 50% से 70% तक की कमी के बाद इनका तनख्वाहों के अखराजात बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता। क्लब का कर्जा नाकाबिले अदा हद तक पहुंच जाता। तनख्वाहों के अखराजात कम करने के लिए इन्हें कुछ खिलाड़ियों को फरोख्त करना पड़ा। कौन सा खिलाड़ी किस टीम में बेहतर कमी पूरी करेगा, तबादले के हवाले से ये मालूमात फुटबॉल मुबस्सिरीन के जरिए मंजर आम पर आ ही जाती है। अक्सर क्लब्स के सरमाया की डूबती नैया खिलाड़ियों की बेहतर फरोख्त से ही बका हासिल करती है। साल 2002 में वेस्ट हैम के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात थे। रेलीगेशन के बाद इनके टॉप प्लेयर्स टीम का हिस्सा न रहे, बाज के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए और कुछ की कीमत को बिलो फेयर वैल्यू सेल करार दे दिया गया। ऐसी सूरत हाल में बाज खिलाड़ी खुद भी क्लब से अलहदा हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को इनफरादी तौर पर बेहतर खिलाड़ी समझते हैं। न सिर्फ ये, इनके मुआहदे की शराइत में भी ये लिख दिया जाता है कि वो एक मखसूस मयार से कम की तनख्वाह पर काम नहीं करेंगे। ऐसे शराइत और जवाबित की वजह से अक्सर तबादले भी गैर मुअस्सर हो जाते हैं। यूएफा की जानिब से तनख्वाहों की हद का एक उसूल मुकर्रर है। क्लब के कुल रेवेन्यू का 70% तनख्वाहों की मद ये आखिरी हद है। इससे तजावुज करने पर क्लब को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी भुगतना पड़ती है। वैसे तो प्रीमियर लीग के बहुत से क्लब ऐसे हैं जो इस उसूल की खिलाफ वर्जी बेदरेक करते हैं क्योंकि उनका मकसद जीतना और अपनी साख पर किसी किस्म का कोई समझौता न करना होता है। इसके बाद बात आ जाती है किसी भी क्लब के कर्जाजात और इसे फराहम की जाने वाली पेशगी अदायगी। साल 2003 या 2004 में लीड्स यूनाइटेड की सूरत हाल से बहुत से क्लब्स को सीखने का मौका मिला होगा। उनके माली हालात बेज़ाब्तगियों की वजह से इतने खराब हो गए कि इनकी खराब हालत की मिसालें दी जाने लगी। लीड्स यूनाइटेड 2001 में चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, मगर महंगे खिलाड़ी मंगवाने और ऐसे तबादलों की मद में इन पर चढ़ा कर्जा दीगर क्लब्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गया था। इनका कर्जा 9 मिलियन पाउंड से बढ़कर 21 मिलियन पाउंड, उससे भी बढ़कर 39 मिलियन पाउंड और रेलीगेशन के सीजन के वक्त इनका कर्जा 119 मिलियन पाउंड तक जा पहुंचा था। 2002 के सीजन में चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई न करने पर बहुत से कीमती खिलाड़ियों को फरोख्त करना पड़ा। कर्जों की अदायगी की जानी थी और क्लब के पास चैंपियंस लीग की नशरियात से हासिल हुआ टीवी रेवेन्यू नहीं था। बहुत से खिलाड़ियों को इनकी मार्केट वैल्यू से नीचे फरोख्त करना पड़ा। इनका कमजोर स्क्वाड प्रीमियर लीग में अपनी साख बरकरार न रख सका और रेलीगेट हो गया। कर्जों की अदायगी के लिए इनके किए जाने वाले वादे 15 साल तक चलते रहे। 2 सीजन्स में पेमेंट्स मिस करने की वजह से इन्हें 10 से 15 पॉइंट्स की पेनल्टी भी भुगतना पड़ी। वो निचले दर्जे की लीग 1 में शामिल हो गए, मगर इन सारे मामलात के दौरान इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की गई। मैनेजर्स से लेकर मालिकान तक को भी तब्दील किया गया। बेहतर कोचिंग खिदमात हासिल की गयी। बाहर कैफ रेलीगेशन भुगतना कोई आसान बात नहीं। ये किसी भी क्लब के खिलाड़ियों और इंतजामिया के लिए एक डरावना ख्वाब हो सकता है। फुटबॉल के ऐसे मदा जिन्हें सरमायाकारी की पेचीदगियां समझ नहीं आती, इनके लिए ये एक ऐसी मुसीबत है जिसमें क्लब को हासिल होने वाला सरमाया 70% तक कम हो जाता है और इसे खिलाड़ी तक तब्दील करने पड़ जाते हैं। आजकल सीजन का वो वक्त है जिसमें शॉन डाइश और सैम एलाडाइस जैसे रेलीगेशन स्पेशलिस्ट की मांग बढ़ती जा रही है। इनकी कीमत जो भी हो, अगर वो क्लब के हालात बदलने में माहिर हैं, तो इन्हें इनकी कीमत अदा करने में क्लब्स को कोई यार नहीं होगी। जी हाँ, आपने रिपोर्ट देखी। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे नेशंस लीग का बड़ा मार्का होने जा रहा है। नेदरलैंड्स वर्सेस क्रोएशिया के दरमियान ये सेमीफाइनल का मैच। और आफरीदी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये नेशंस लीग क्या है और सेमीफाइनल तक दोनों टीम्स पहुंची हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली में व्यूअर्स, नेशंस लीग जो है वो फ्रेंडलीज़ का एक तरह से रिप्लेसमेंट है। यूजुअली जब भी इंटरनेशनल ब्रेक होती थी तो फीफा के कैलेंडर के मुताबिक आपको बाकी जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्रेंडलीज़ मैच खेलने पड़ते थे। उसमें ये था कि यूरोप ने फिर देखा कि ना तो व्यूअरशिप है उनकी और ना ही स्टेडियम्स फुल होते हैं, लोग देखने भी नहीं आते, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाने के लिए और सेलेबल करने के लिए, ताकि प्लेयर्स में भी मोटिवेशन रहे, व्यूअर्स भी आए देखने के लिए, तो उन्होंने इसको कंपटीशन में चेंज कर दिया फ्रेंडलीज़ को। अब नेशंस लीग जो होती है वो हर साल होती है, उसमें जून में फिर जो अभी चल रहा है सेमीफाइनल और फाइनल होते हैं। तो ये एक ग्रुप A, B, C, D 4 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में
16 टीम्स है, डी में 15 हैं। तो जो 4 टीमों जो फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ए है जो एलीट ग्रुप है, जिस तरह प्रीमियर लीग है, फिर सेकंड डिवीजन होती है, फिर थर्ड डिवीजन, यही इसको भी इसी तरह डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो ए लीग है उसमें जो टॉप 4 टीम्स होती हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं, और जो बॉटम होती हैं टीमें वो रेलीगेट होकर बी में चली जाती हैं। इस तरह बी की जो टॉप टीमें होती हैं वो ए में आ जाती हैं। तो रेलीगेशन प्रमोशन इधर भी होता है, और फाइनल जो है वो फिर दोनों टीम्स के बीच में खेला जाता है। और ख़ास बात यह कि जो फाइनल जीता है यूरो के लिए, अगले साल जो यूरो होगा उसके लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेता है। बिल्कुल जी हाँ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। और नेदरलैंड्स और क्रोएशिया के दरमियान ये सेमीफाइनल खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद क्रोएशिया ने यहाँ पर नेशंस लीग के भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफरीदी, क्या राज है इसमें? नेदरलैंड ने वहाँ पे भी परफॉर्म किया, यहाँ पे हमें और कोई बड़ी टीम क्यों नहीं नजर आई? एक्चुअली में जो टीम इन फॉर्म होती है और जो अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है वही फिर आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आती है। अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करिए तो ऑटोमेटिकली नेशंस लीग तो थोड़ा सा आप कह लें कि डाउनग्रेड ही है। वर्ल्ड कप में आपको बेस्ट टीमों के खिलाफ, दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ होता है। तो उनके जो प्लेयर्स हैं, खासकर क्रोएशिया का जो मिडफील्ड है और डिफेंस है वो बहुत शानदार है। मतलब वो गोल्स कंसीड ही नहीं करते और बॉल रिटेंशन भी अच्छी होती है। दूसरा बस एक ही इशू है जो कि वर्ल्ड कप में भी अगर ये एक स्टेप आगे और नहीं गए तो उसमें ये था कि मोस्टली ये गोल्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अटैक उस तरह से सॉलिड नहीं है। मंजूकिच के बाद इनको कोई अच्छा प्लेयर नहीं मिला जो फिनिशिंग कर सके, वो एक चीज़ लैक करती है ये टीम। और दूसरा ये कि ट्रांजिशन में भी है। अब लुका मॉड्रिच जो हैं वो बस आखिरी दिन ही है उनके, कब तक वो इस टीम को लेके चलेंगे। अब इससे पहले अगर बात की जाए तो रैकिटिच और मॉड्रिच जो थे, तो रैकिटिच की तो एक तरह से रिप्लेसमेंट ब्रोजोविच और कोवाचिच जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ये जगह फिल किया है, लेकिन मॉड्रिच की रिप्लेसमेंट इनको अब देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली और लेकिन अगर यहाँ पे भी सेमीफाइनल जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं और फिर फाइनल भी जीत लेते हैं तो मॉड्रिच के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अपनी कंट्री के लिए। अभी हम बात करेंगे नेदरलैंड्स की। इन्होंने भी वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और बहुत ज़बरदस्त कुछ खिलाड़ी हमें देखने को मिले। जी हाँ, नेदरलैंड का भी रोड टू सेमीफाइनल आपने देखा। अभी दिन के बारे में बताइए, इनका जो जर्नी रहा है और कितना कामयाब है और क्यों नेदरलैंड्स ही जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचने में कामयाब हुई है। एक्चुअली में नेदरलैंड्स 6th पोजीशन पे है फीफा की रैंकिंग में और क्रोएशिया जो है वो 7th पोजीशन में। तो काफ़ी सक्सेसफुल इनकी ये कुछ सालों में परफॉर्म करते रहे। वैसे भी ये यूरोप के ऑलमोस्ट मतलब हर एरा में टॉप टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये कि इनके पास थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि इनका जो फॉरवर्ड लाइन है वो काफ़ी एक पोर्टेंट एक तरह से है। आप देखें गैक्पो ने वर्ल्ड कप में भी 6 गोल स्कोर किए थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। मिडफील्ड में डियोंग है और डिफेंस में इनके पास डिलेक्ट हैं। तो काफ़ी मतलब हर पोजीशन पे इनके पास टॉप खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है कि पिछले साल भी ये फ्रांस के हाथों नॉकआउट हो गए थे, तो इस बार क्रोएशिया के आगे मुझे लगता है कि शायद ये प्रोग्रेस। चले ये हेड टू हेड पे एक नज़र डालते हैं। दोनों टीम्स के दरमियान कितने मैचेस हुए हैं ये आप देख रहे हैं। 3 मैचेस खेले गए हैं, एक दोनों ने जीता है और ड्रॉ कोई नहीं हुआ मैच। और आप कुछ पिछले जो प्रीवियस मैचेस में लास्ट 5 गेम्स वो भी देख रहे हैं किसके हिस्से में कितनी आई हैं। आफरीदी, पिछले अगर रिकॉर्ड को देखते हुए हम बात करें तो आपको क्या चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर नेदरलैंड्स के या क्रोएशिया के? आपको लग रहे हैं कि कौन सी टीम के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के? अगर पूरी 11 खिलाड़ियों की टीम एक साइड पे क्रोएशिया की मैं कर दूं और दूसरी साइड पे मैं नेदरलैंड्स की कर लूं तो उसमें गोलकीपर नो डाउट कि क्रोएशिया के लोवाकोविच बहुत ही आउटस्टैंडिंग गोलकीपर है। उनकी भी अच्छे हैं, लेकिन अब मैं लोवाकोविच को आगे रेट करूंगा। बाकी अगर डिफेंस की बात की जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर डिफेंसेस हैं, लेकिन क्रोएशिया का डिफेंस उनसे डिफेंस भी बेहतर है। क्योंकि गोल्स कम कंसीड किए हैं और उनका मेन पॉइंट ही विनिंग का यही है कि वो गोल्स कंसीड नहीं करते। दूसरा जो मिडफील्ड पे बात आ जाती है तो मिडफील्ड दोनों का ही स्ट्रांग है एक तरह से। अगर उनके पास थोड़े से ओल्ड एज प्लेयर हैं क्रोएशिया के पास, इनके पास मोस्टली यंग प्लेयर्स हैं जो कि अपनी पीक में हैं, तो उसका एडवांटेज है कि फ्रेश लेग्स और ज़्यादा स्टेमिना वाले खिलाड़ी एक साइड पे। अटैक में बिल्कुल वे अहेड है। मतलब अगर अटैक फॉरवर्ड लाइन की बात की जाए तो उसमें नेदरलैंड्स क्रोएशिया से बहुत आगे हैं। इस जगह पे वो मार्क आते हैं। बाकी डिफेंस में क्रोएशिया बेहतर है, अटैक में जो है नेदरलैंड्स बेहतर है। चलें बिल्कुल। और हमने जो प्लेयर फीचर किए हैं नेदरलैंड के, पहले उनकी बात करते हैं जो हमें लगता है कि फीचर हो सकते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं। वह कोडी गैक्पो, और बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और बहुत ही शानदार प्लेयर कोडी गैक्पो लिवरपूल के लिए भी खेलते हैं। और इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है इस नेशंस लीग में। यहाँ पर देख रहे हैं
रेट जो इनका आया है, रेटिंग 7.74 है। एक्सपेक्टेड गोल जो है वो 0.75 है। गोल्स इनसाइड बॉक्स 2 आउट ऑफ 2, असिस्ट 1 किया है और आप एक्सपेक्टेड असिस्ट भी देख रहे हैं। चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 14 है। आप कोडी गैक्पो को किस तरह से देखते हैं? आप प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं सेमीफाइनल में, जबकि दूसरे भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं नेदरलैंड्स के पास। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं ओवरऑल तो इनकी टीम में, लेकिन कोडी गैक्पो जो है वो मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे बेहतर है। इन्होंने वर्ल्ड कप में भी दिखाया कि वो एक तरह से एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर उभर के आए थे वर्ल्ड कप में, और जिसकी वजह से ही वैसे तो पहले से ही मॉनिटर कर रहे थे। लिवरपूल में उस तरह से चल नहीं रही जैसे वर्ल्ड कप में थी, क्योंकि लिवरपूल में इनका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर एक प्योर अटैकर के तौर पे खेलते हैं, फॉरवर्ड के रोल पे। वो थोड़ा सा उस लिवरपूल की टीम में थोड़ा सा ये डिफेंसिव वाइज डिफेंस की ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देते हैं, मिडफील्ड में खेलते हैं। और क्योंकि इनके पास साला और डार्विन न्यूनियज और लुइस डियाज, ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये मोस्टली आगे जाके ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इनको फिर पीछे मोस्टली रहना पड़ता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो दूसरी टीम में प्लेयर हमने फीचर किए हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं सेमीफाइनल में क्रोएशिया के, वो है लुका मॉड्रिच। और कौन नहीं जानता इनको, वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेला इन्होंने। और जी हाँ, एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले लुका मॉड्रिच जो कि बड़े जंगी हालात में भी रहे और वहीं पर पले बड़े, उसके बाद बहुत ही शानदार फुटबॉलर बने हैं। अभी भी खेल रहे हैं और रियल मैड्रिड में इनका एक्सटेंड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमने व्यूअर्स को बताया था। इस सेमीफाइनल में कितने इंपॉर्टेंट और इनके अंदर क्या वो स्किल्स हैं कि वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम्स को 2 दफ़ा सेमीफाइनल में ले गए और यहाँ पर भी नेशंस लीग में भी सेमीफाइनल में ले गए। जी बिल्कुल, 2018 में तो इन्होंने बैलन डी'ओर भी जीता था और अपनी टीम को फाइनल तक रसाई हासिल की थी। जी, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं ये, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, ये बेसिक चीज़ें जो हैं उसको परफेक्ट करते हैं। ये ट्रेनिंग में जल्दी आते हैं, अपना काम पूरा करके जाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा आवर्स देते हैं कोई मतलब, लेकिन जो चीज़ें बेसिक होती हैं ना उनको A to Z कंप्लीट करते हैं, मतलब अपना 100% देते हैं और रेगुलरली देते हैं। जी हाँ, एक नज़र डालते हैं इनके स्टैट्स पे। नेशंस लीग में इनके क्या स्टैट्स हैं? 7.40 रेटिंग, एक्सपेक्टेड गोल्स 0.27 है। गोल्स इनसाइड बॉक्स 2 आउट ऑफ 2, गोल्स ऑन पेनल्टी 2 आउट ऑफ 2 और एक्सपेक्टेड असिस्ट भी आप देख रहे हैं। चांसेस जो क्रिएट किए वो 6 हैं और एक्यूरेट पासेस जो हैं वो 89% है। ये आखिरी कुछ लम्हात चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अपनी टीम के लिए, नेदरलैंड्स के लिए। आपको लगता है कि इसके बाद रिटायर हो जाएंगे नेशंस लीग के बाद या अभी और, क्योंकि 1 साल एक्सटेंड रियल मैड्रिड में तो कर लिए इन्होंने। एक्चुअली में वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायर होना चाह रहे थे, लेकिन इनकी जो कोच है उन्होंने इनको फोर्स किया कि आप अभी रिटायर ना हो, हमारे पास ट्रांजिशनल फेज़ है, तो आप प्लेयर्स जो आपकी रिप्लेसमेंट आएगी उनको आप थोड़ा सा ट्रेन करके फिर आप बेशक रिटायर हो जाएं। मुश्किल है कि अगले वर्ल्ड कप में खेलें, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सीड कर गए हैं इस एज में आके भी अगर ये खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपनी कंट्री को जो है वो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलना लीग के लिए, क्लब्स के लिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बड़ा मार्का यूएफए नेशंस लीग में आज रात होने जा रहा है। नेदरलैंड्स वर्सेस क्रोएशिया के दरमियान सेमीफाइनल का ये मैच है। लेट्स सी कौन जीता है। जो भी जीतेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट शो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर बात करेंगे वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप में भी काफ़ी इंप्रेस कर चुके हैं और उसके अलावा फ्रांस के लिए खेलते हैं और PSG में अभी खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी मामलात ख़राब हुए। और एम्बापे की हम बात कर रहे हैं और एम्बापे जो है वो अब क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। आफरीदी, एम्बापे की जो कहानी है थोड़ा सा बताएं। अभी ट्रांसफ़र सागा की क्या चल रहा है? क्योंकि बड़ी ख़बरें आ रही थी पिछले दिनों, कभी आ रहा था रुक रहे हैं, कभी आ रहा था PSG से लड़ाई होगी, कभी आ रहा था जो है वो रियल मैड्रिड जाना चाह रहे हैं। रियल मैड्रिड पहले कहा कि हम लेना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने रुक गए कि हम अगले साल लेंगे जब हमें फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। ये क्या है, अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या है ये खिचड़ी? थोड़ी सी हमें बताएं कि अब पकने को तैयार है या अभी भी खिचड़ी ही बनी हुई है? एक्चुअली में इसके पीछे बहुत सारे और चीज़ें हैं और पैरामीटर्स हैं जिन्होंने ये सारी बातों पे मीडिया में आने के लिए कन्विंस किया चीज़ों को। अब मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को शुरुआत से बताता हूँ कि एम्बापे की लव स्टोरी रियल मैड्रिड के साथ शुरू कब होती है। रियल मैड्रिड को ये बचपन से ही आइडियलाइज़ करते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पोर्ट्रेट्स होती हैं और तस्वीरें हैं उनके कमरे के हर दीवार पे वो लगी रहती है और ख्वाब देखते हैं कि किसी दिन मैं भी बर्नाबेउ स्टेडियम में खेलूँगा। तो 2012 में ये पहली बार इनको नसीब होता है वो कि ये जाते हैं रियल मैड्रिड
और वहाँ पे अपने बचपन के आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी तस्वीर खींचते। जिडान वहाँ पे होते हैं तब मैनेजर। तब खेल रहे हैं, मतलब तब खेलते हैं ये फुटबॉल? तब तो छोटे बच्चे थे, 13-12 साल की उम्र थी। फुटबॉल में नहीं आए थे? फुटबॉल खेल रहे थे लेकिन उस लेवल पे, हाँ मतलब यूथ लेवल पे खेल रहे थे। ठीक है। लेकिन जिडान इनको ऑफर करते हैं कि हम इनको अपनी यूथ टीम में ले लेते हैं और साइन करना कोशिश करते हैं। लेकिन इनके फादर और जो मदर होती है वो दोनों डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी एजुकेशन के लिए और अभी जो ग्रोथ है इतनी कम उम्र में हम इसे अकेले एक ऐसे कंट्री में नहीं भेज सकते, तो डिफरेंट कंट्री है, पेरिस में ही हमारे साथ रहेगा। फिर बाद में 2017 में थोड़ी सी आते हैं। 2017 में पहली बार जब मोनाको के लिए, फिर उसके बाद ये साइन कर लेते हैं और मोनाको को 2017 में 26 गोल तब ये करते हैं उस सीज़न में और मोनाको को फ्रेंच चैंपियंस बनाते हैं, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक भी पहुंचाते हैं। तब वापस से रियल मैड्रिड नॉकिंग एट द डोर, मैनचेस्टर सिटी और PSG के साथ, ये तीनों टीम्स, और रियल मैड्रिड ने 160 मिलियन यूरोस की ऑफर कर दी मोनाको को। अच्छा। मोनाको गया एम्बापे के पास कि आपका जो बचपन का ख्वाब था रियल मैड्रिड में खेलने के लिए, उन्होंने आपके लिए ऐसे ऑफर कर दिए कि जिसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका क्या फ़ैसला है? उस बीच में उनके फादर वापस से विल्फ्रेड जो हैं वो एंट्री मारते हैं और उनको रोकते हैं रियल मैड्रिड जाने से, और PSG फिर उनको ख़रीद लेता है क्योंकि उनको लगता है क्योंकि 2017 में रियल मैड्रिड में BBC का पेयर था। रियल मैड्रिड में बेंजेमा, रोनाल्डो और बेल खेल रहे थे फॉरवर्ड लाइन में, और उनके फादर को लगता था कि स्टार्टिंग 11 में इनकी जगह नहीं बन सकती, रियल मैड्रिड में प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। PSG ने गारंटी दी कि ये स्टार्टिंग 11 का ये परमानेंट हिस्सा होंगे। उन्होंने भी इतने पैसे दिए या कम थे उनके? PSG पैसों का इतना इशू नहीं था, PSG भी उतने ही पैसे दे रहे थे। फ्रांस में ही रहते ज़्यादा, मेरा ख्याल है वालिद साहब को यही था कि घर पे ही रहेगा बच्चा। हाँ, और दूसरा ये कि स्टार्टिंग 11 में उनको परमानेंट जगह मिल रही है, तो वो फिर उन्होंने PSG के साथ अगस्त में साइन किया डील। हालांकि वो पर्सनली तो रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं। इनकी जो डील थी वो PSG के साथ थी, जो PSG में गए। हाँ, और उसी साल मतलब आप देखें कि अब क्या है स्टोरी, अब कहाँ पे है? 2021 में जब एक तरह से फिर से रियल मैड्रिड ने इनको खरीदने की कोशिश की, एक साइन जो था उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, तो फिर से PSG ने, तब तो कंफर्म था क्योंकि तब इन्होंने क्लब को भी कह दिया था कि मैंने जाना है रियल मैड्रिड, मैं आपके पास अच्छा खासा अरसा रहा, लेकिन अब मैंने अपने बॉयहुड ड्रीम पूरा करना है। तो तब वो सारा कुछ हो गया था और मतलब पैसे भी अच्छे खासे रियल मैड्रिड ने दे रहे थे, जितने भी उनके जो मोनाको को PSG ने दिए थे उतने ही पैसे, अराउंड $200 मिलियन दे रहे थे। तो फिर PSG ने पहले ऑफ़र को रिजेक्ट किया और कोई मतलब उनको एंटरटेन ही नहीं किया। दूसरा ऑफ़र उन्होंने इवन यहाँ तक कर दिया कि जो 225 मिलियन का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड नेमार को खरीदने में PSG ने लगाया था, वो मैच करने के लिए रियल मैड्रिड ने कहा कि हम वो ट्रांसफ़र भी मैच कर लेते हैं, आप नेमार दे, फिर मतलब एम्बापे हमें दे। फिर जब इनको लगा नासिर अल खलीफी को कि अब किसी तरह भी नहीं रोक सकते, तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट थे उनको कहा कि आप एम्बापे को सिर्फ 2 साल के लिए रोकें ताकि हमारा जो कतर का वर्ल्ड कप है तब तक ये हमारे पास रहे और वो एज ए एम्बेसडर भी काम करे। दूसरा ये कि 2024 में ओलंपिक्स आने हैं फ्रेंच में, तो उसके लिए भी आपका पेरिस में रहना ज़रूरी है। तो फिर जब पॉलिटिकल प्रेशर एम्बापे और एम्बापे की फैमिली पे आया तो उन्होंने 2 साल की एग्रीमेंट की 2021 में, जो कि 22 से 24 की भी थी, मतलब 22 और 24 2 साल हुए, और 25 का उसमें एक क्लॉज थी कि आप 25 अगर आप चाहेंगे तो ही हम 25 भी आपको ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब क्या है? फिर वो एम्बापे ने उस टाइम पे भी बता दिया था कि मैं ये अगला जो एक्सटेंशन वाला साल है वो एक्सटेंड नहीं करूंगा और मैं जाऊंगा, मैं यही 2 साल रहूंगा क्योंकि आपने पॉलिटिकल प्रेशर इतना मेरे ऊपर डाल दिया है। ठीक। अभी पिछले साल भी एम्बापे ने कहा था इनको कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूंगा 1 साल। अभी इससे पहले अब मंडे को खबर आई कि एम्बापे ने एक लेटर भेजा है क्लब को कि मैं क्योंकि 31 जुलाई इस साल का जो अभी अगले महीना आने वाला है 31 जुलाई, यहाँ तक इस टाइम तक एम्बापे के पास टाइम था अपना कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड है अगले साल के लिए वो कर सकता है। उसके बाद अगर ये कोई ना जवाब देते तो फिर वो PSG के हाथ में आ जाना था। तो इन्होंने लेटर भेजा और
उस पे PSG को काफ़ी गुस्सा आया और मतलब एक तरह से सैड न्यूज़ थी उनके लिए। जी जी। और मसला ये था कि PSG जो अभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो ये है कि उनको डायरेक्टली एम्बापे का लेटर पहले मसूल नहीं हुआ, उससे पहले लकीब जो है उनके एक जर्नलिस्ट ने उनको कॉल की और कहा कि इसके बारे में आप क्या जी हाँ, वो अब पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एम्बापे अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, अब कहाँ जा रहे हैं वो? एम्बापे ने कहा कि ये सारा झूठ है, मैं इस साल तो नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्म किया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा, मैं अगले साल जाऊंगा। लेकिन क्योंकि PSG इतने मेगा स्टार को फ्री में तो नहीं जाने दे, क्योंकि अगले साल तो फ्री में चले जाएंगे, तो वो अभी चाह रहे हैं कि अगर ये कंफर्म है। और एम्बापे क्योंकि अल खलीफी ने उसी टाइम पे जब ये खबर उनको मिली तो उनके मदर को कॉल की जो कि उनके ट्रांसफ़र को देखती है और कहा कि क्या न्यूज़ है। अभी उनकी तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं आया कि क्या सिचुएशन बनेगी, जो कि आने वाले दिनों में अपडेट्स आएंगी तो हम व्यूअर्स के साथ अपडेट करेंगे। तो अभी 1 साल के लिए वो कहते हैं कि मैं रुकूंगा जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, लेकिन अगले साल मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। ओके जी हाँ, अभी लेट्स सी, बहुत ही डिटेल में आफरीदी ने पूरा इनका ट्रांसफर सागा की कहानी बताई है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अभी वक्त है कुछ लेटेस्ट हैपनिंग शामिल करने का। क्या खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आइए सबसे पहली ट्वीट देखते हैं हमारे पास क्या है और किसके बारे में ये खबर है। ब्राहिम डियाज रिटर्न टू रियल मैड्रिड आफ्टर एक्सिलरेटिंग 3 years लोन एट AC मिलान। आफरीदी बताइए थोड़ा सा तफसील इसके बारे में। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और इनको अच्छी तरीके से पॉलिश कर लिया है रियल मैड्रिड ने। जब भी कोई यंग प्लेयर इनकी एकेडमी में आते हैं तो ये फिर बाकी टीमों को लोन पे देते हैं, वहाँ पे पॉलिश होते हैं। और काफ़ी हमें देखने को मिला कि स्कूडेटो जितवाने में भी पिछले सीज़न में हेल्प की थी AC मिलान की, और इस सीज़न भी चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुँचाया। अभी वापस से वो लोन पे लेना चाह रहे थे, लेकिन रियल मैड्रिड को ज़रूरत है और अब पॉलिश भी अच्छा खासा हो गया है, तो हमें स्टार्टिंग 11 में तो नहीं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ अच्छा इजाफा हो गया रियल मैड्रिड में जो है वो बिल्कुल, क्योंकि रियल मैड्रिड ला लीगा में कुछ खातर खा परफॉर्म नहीं कर पाई, बाकी चैम्पियंस लीग में भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। बहुत ही ज़बरदस्त ये इजाफा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट ये ख़बर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये वो उनकी सेलिब्रेशन है जो कि छोटे छोटे बच्चों की भी आप वायरल वीडियोस देखते हैं जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये सेलिब्रेशन करते हैं। इसको उन्होंने ये वो पर्दा हटा दिया अफरीदी के, इसके पीछे क्या कहानी है और फर्स्ट टाइम कैसे इन्होंने शुरुआत की और कैसे ये हुआ, क्योंकि ये रैंडमली था या कोई प्लान्ड था, इनका क्या थी कहानी? एक्चुअली में इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि स्यू का जो मतलब होता है वो यस होता है। क्या होता है? यस। ओके। और चेल्सी के साथ इनका एक फ्रेंडली मैच था यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 2012 की सीज़न में। तो तब इन्होंने गोल करने के बाद एकदम से बस ये कहते हैं कि कोई ना प्लान था, कुछ भी नहीं था, एकदम से बस मेरे मुंह से निकल गया सू, और वो एक्शन जो था वो हो गया बस एक तरह से सेलिब्रेट करते वक्त। और फिर जब मैंने बाद में स्पेनिश में सू जो है वो यस को कहते हैं, राइट? हाँ, पुर्तगीज़ में। तो वो फिर बाद में जो है जब इन्होंने देखा कि फैंस जो हैं वो, जब इन्होंने रिपीट किया और बाद में देखा कि फैंस जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और इनका एक तरह से रिकग्निशन जो थी वो रोनाल्डो के साथ वो बन गई थी उस सेलिब्रेशन की। तो फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको अपना एक ट्रेडमार्क बना दिया जाए, और अब तो ये प्रॉपर एक ब्रांड बन गया है रोनाल्डो का। एग्जैक्टली बहुत से लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं और इस पर वीडियोज़ भी होती हैं, और बहुत कुछ क्यूट वीडियोस भी हमने आपके साथ इसके बारे में शेयर की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट विनीशियस जूनियर के बारे में है, जिनको रेसिज्म का बहुत सामना करना पड़ता है। ब्राज़ील विल प्ले अ फ्रेंडली मैच अगेंस्ट स्पेन एट द बर्नाब्यू नेक्स्ट ईयर एज पार्ट ऑफ एंटी रेसिज्म कैंपेन इन सपोर्ट ऑफ विनीशियस जूनियर। बहुत ही अच्छा इकदाम अफरीदी। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, जो क्योंकि रूल्स के खिलाफ उनमें तो कोई चेंज इतना नहीं कर रहे, जो स्टेडियम में लोग आकर अगर कुछ करते हैं तो क्या हो सकता है? इस तरह के ये जो मैचेस हैं, क्या इनसे मैसेज तो चले अच्छा जाता है, लेकिन आप एक पर्सन को कितना वो क्या करने रिलीफ दे सकते हैं? एक्चुअली में रूल्स तो अच्छे खासे काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में, और आप देखें कि जो भी इस तरह का रेसिज्म करता है तो उस पर स्टेडियम का बैन भी लग जाता है, जुर्माना भी होता है, जेल भी होती है। अब फांसी की सज़ा तो नहीं देख सकते ना आप रेसिज्म के ऊपर, तो जितना एक पॉसिबल है पेनल्टी वो मिलती है, लेकिन ये कि इसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है। अब स्टेडियम में अगर 90,000 लोग बैठे हैं तो वो फिर उनमें से स्पॉट करना कि किसने इनके खिलाफ आवाज़ें जो है वो चांट की है या रेसिज्म की है, वो स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस लिहाज से पेनल्टीज़ जो हैं हमें कम ही देखने को मिलती हैं।
बिल्कुल जी हाँ, अच्छा ये डिसीजन लिया गया है। लेट्स सी जो है वो इसको जो है वो कम करने के लिए फीफा और क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंजेमा के बारे में नेक्स्ट खबर है। और करीम बेंजेमा मेड हिज डेब्यू एट द बर्नाबेउ अगेंस्ट अल इत्तेहाद। सऊदी प्रो लीग में गया रियल मैड्रिड 14 साल खेलने के बाद। यहाँ पे ये एक हकीकत हमें पता चली है कि इनका तो डेब्यू भी अल इत्तेहाद में हुआ था। अफरीदी, एक्चुअली में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। आप देखें कि जब ये रियल मैड्रिड में गए 2009 में रोनाल्डो और काका के साथ, तो इनका जो पहला मैच था और जहाँ पे इन्होंने डेब्यू किया था वो फ्रेंडली था अल इत्तेहाद के साथ। अच्छा। और किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये वो क्लब है जहाँ पे 14 साल बाद जो है रियल मैड्रिड को छोड़ने के बाद ये अल इत्तेहाद में चले। एग्जैक्टली और अब ज्वाइन कर चुके हैं अल इत्तेहाद को। बड़ा शानदार इनके इस्तकबाल भी किया गया था जो कि हमने आपको दिखाया भी था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है मेसी के बारे में। मेसी कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो दिस वाज माय लास्ट वर्ल्ड कप, आई विल सी हाउ थिंग्स गो बट इन प्रिंसिपल नो आई वांट गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और ये कहा है लियोनेल मेसी ने। और ये तो इस वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट पता था कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है उनका, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद की खिड़की उन्होंने खोल दी है कि आई विल सी कि चीज़ें क्या कैसे होती है, फिटनेस और बाकी चीज़ें, फिर ही फैसला होगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो नो। एक्चुअली में उनको तो मुझे पर्सनली लगता है कि वर्ल्ड कप के साथ ही अपनी रिटायरमेंट जो थी वो अनाउंस कर लेनी चाहिए थी। उनके कैबिनेट में बस सिर्फ एक ही ट्रॉफी थी, एक ही ख्वाब था इनका वर्ल्ड कप जीतना, वो फुलफिल हो गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जाके अगर फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं हाइपोथेटिकल कि ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलने चले जाते हैं और उसमें तो कंफर्म ज़रूरी तो नहीं है कि ये जीतेंगे, तो अगर वो नहीं जीत पाते तो एक सैड एंड पे इनका कैरियर एंड होगा। लेकिन ये भी है कि अगर जीत जाते हैं तो फिर एक और एक्स्ट्रा लेवल जो है वो इन ग्रेटनेस का अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, फिर उसको जो है वो तारीख में जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा और बाद में इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है फेनेरबाचे एंड सऊदी क्लब्स आर कीन ऑन साइनिंग ज़ेको ऑन फ्री ट्रांसफर। अब फिर ये क्या खबर है, ये इनके पीछे भी सऊदी क्लब्स आ गए हैं और कौन सा क्लब जो है वो लेना चाहता है? एक्चुअली में जो 4 क्लब जो व्यूअर्स हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि 4 क्लब्स हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने अपने अंडर और अपने विंग के अंडर ले लिए हैं और उनके ऊपर वही इन्वेस्ट करेंगे और उसी में सारे जो हैं एक तरह से, क्योंकि अगर आप देखें जितनी भी लीग्स हैं उसमें 4 टीमें या 2 टीमें ही कंपटीशन लड़ने के लिए फाइट करती हैं और एंड में कोई एक टीम जीत जाती है। तो इन्होंने कहा कि इसी तरह अगर हमने लीग को टॉप बनाना है तो 4 टीम में पकड़ते हैं, उसमें से टॉप रिक्रूट्स करते हैं प्लेयर्स को, ठीक है, और उसको फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अच्छा, अल नसर है, अल हिलाल है, अल इत्तेहाद है और अल इत्तेफाक है, अल इत्तेफाक भी है, ठीक है, अल अहली, सॉरी अल अहली है, तो 4th टीम। तो ये क्योंकि ओवर द हिस्ट्री भी सऊदी प्रो लीग की टॉप टीमें हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा। तो अब ज़ेको जा रहे हैं, चले जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या कहानी? चले जाएंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट यूरोप में तो इन्होंने सब कुछ ही कर लिया है, हर क्लब के लिए खेल भी लिया है, बड़े क्लब्स के लिए, और बड़ी अचीवमेंट्स भी कर ली है। चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, ना मैनचेस्टर सिटी के साथ जीत पाए, ना इंटर मिलान के साथ जीत पाए, तो लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा सऊदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन प्लेयर्स को लेने में और कोचेज़ को भी लेने में। ये आज के प्रोग्राम में कुछ हकायक थे, कुछ खबरें थी, कुछ रिपोर्ट्स थी हमने जो डिस्कस की हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।